गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार तिवारी आप सभी का पुनः जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम साझेदारी चैप्टर के लास्ट यूनिट फर्म का विघटन इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मैंने पूरे पार्टनरशिप से महत्वपूर्ण थ्योरीज के बारे में आपको अध्ययन कराया है। आप जरूर इनका एक बार घर में अध्ययन करेंगे। तो चलिए, साझेदारी फर्म का विघटन मतलब समापन होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। साझेदारी फर्म के विघटन का अर्थ होता क्या है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 के अनुसार जब फर्म के सभी साझेदारों के बीच आपसी संबंध पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, फर्म का विघटन। संक्षेप में कहें तो मान लीजिए फर्म में पार्टनर हैं ए, बी, सी और डी, 4 पार्टनर हैं मान लीजिए। अब चारों के बीच आपसी संबंध जो है वो पूरी तरह से समाप्त होने जा रहा है, मतलब सभी के सभी आपस में अनुबंध करके, समझौता करके, क्योंकि फर्म के जितने भी पार्टनर हैं जब लोग प्रवेश करते हैं तो भी अनुबंध या समझौता करते हैं, या फर्म का समापन भी करते हैं तो भी अनुबंध या समझौता करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि साझेदारी का जन्म और अंत दोनों समझौते या अनुबंध से होता है। तो जब फर्म के सभी पार्टनर आपसी संबंध आपस में बीच में ही समाप्त कर लेते हैं तो उसे ही फर्म का विघटन कहते हैं। ऐसा हमारा अधिनियम की धारा 39 के तहत कहा गया है। अर्थात जब साझेदारी का विघटन होता है या फर्म का विघटन, दोनों में बहुत फर्क है। साझेदारी का विघटन मतलब पार्टनरों के बीच टूट, और फर्म का विघटन मतलब पूरा फर्म ही, व्यापार ही समाप्त होना। तो दोनों में फर्क है, ठीक है। तो इस प्रकार से साझेदारी का विघटन मतलब किसी पार्टनर का प्रवेश होना, सेवा निवृत्ति होना, जिसको मैं बता चुका हूं पहले ही। फर्म में पार्टनर आता है, पार्टनर जाता है, तो वो पुनर्गठन है। तो उस दशा को बोलते हैं साझेदारी का विघटन। लेकिन मान लो फर्म ही बंद हो गया, व्यापार ही बंद हो गया, तो वो कहलाता है आपका फर्म का विघटन, फर्म की पूर्ण समाप्ति। साझेदारों के विघटन से इनके आपसी संबंध खत्म नहीं होते, किंतु फर्म के विघटन से इनके आपसी संबंध आपस में समाप्त हो जाते हैं। ये फर्क है, मुख्य फर्क। तो इस प्रकार से विघटन के मुख्य कारण भी हो सकते हैं, जो मैं बाद में बताऊंगा। तो हमारा टॉपिक था फर्म का विघटन क्या है, साझेदारी फर्म का विघटन क्या है। तो उत्तर आप लिख सकते हैं, जब फर्म के सभी साझेदार आपस में यह अनुबंध या समझौता कर ले कि आगे हमको फर्म का संचालन नहीं करना है, और सभी अपने जो आपसी संबंध हैं सबके बीच वो पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं फर्म का विघटन। विघटन के कारण क्या हो सकते हैं, देखिए, आपसी सहमति, सभी ने आपस में मिलकर यह समझौता किया, अनुबंध किया कि आगे फर्म का संचालन नहीं करना है, क्योंकि फर्म निरंतर घाटे में चल रहा है, निरंतर हानि में है। या फिर कोई फर्म का जो संचालन किया जा रहा था उसकी अवधि समाप्त हो गई, या फिर कोई निर्दिष्ट काम के लिए फर्म को प्रारंभ किया गया था, वो कार्य पूरा हो गया, या फिर साझेदार की मृत्यु हो गई, या कोई दिवालिया हो गया, या कोई पागल हो गया, या न्यायालय ने आदेश दे दिया कि फर्म का समापन करना है। कई कारण हो सकते हैं, दिवालिया, पागल, मृत्यु, फर्म का निरंतर घाटे में चलना, शत्रु देश का निवासी आपस में मिलकर काम करना, न्यायालयीन आदेश देना, आपसी सहमति, अवधि समाप्त हो जाना, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे फर्म के सभी पार्टनरों के बीच के आपसी संबंध पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं और वो निर्णय ले लेते हैं कि फर्म का संचालन आगे नहीं करना है। तो इसे बोलते हैं फर्म का विघटन या समापन। अब देखते हैं कि फर्म के विघटन या समापन पर कुल कितने खाते खोले जाते हैं, यह भी वस्तुनिष्ठ में आता है। और वसूली खाता कौन सा खाता है, वसूली खाता आपका सबसे पहले फर्म के विघटन पर जो खाते खोले जाने वाली प्रक्रिया है उसके बारे में देखते हैं, किन किन प्रक्रियाओं से कौन कौन से प्रमुख खाते खोले जाते हैं। तो पहला खाता होता है मुख्य खाता, सबसे मेन खाता वसूली खाता, जो कि एक नाम मात्र खाता है। दूसरा खाता साझेदारों का ऋण खाता, और तीसरा साझेदारों का पूंजी या चालू खाता। तो इस प्रकार से पांचवा होगा आपका रोकड़ या बैंक खाता। कुल 5 खाते आप गिन लीजिए, क्योंकि यहां पे चालू खाता भी खोल सकते हैं, जब खोलने बोलेगा चालू शेष दिया रहेगा तो इस प्रकार से फर्म के विघटन पर टोटल 5 खाते खोले जाते हैं, वसूली खाता, ऋण खाता पार्टनरों का, पूंजी और चालू खाता, और लास्ट है रोकड़ या बैंक खाता। तो इस प्रकार से सबसे मुख्य खाता जो होता है वो है वसूली खाता। तो चलिए देखते हैं वसूली खाता है क्या।
इसके क्या अर्थ और उद्देश्य हैं, तो इसको समझते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वसूली खाता फर्म के विघटन पर ही खोले जाते हैं, अन्य किसी दशाओं में नहीं। पार्टनर के प्रवेश करने पे या पार्टनर के रिटायरमेंट पे कौन सा खाता खुलता है? पुनर्मूल्यांकन खाता खुलता है। तो फर्म के विघटन पर कौन सा खाता खुलेगा? वो है वसूली खाता। तो वसूली खाता एक नाम मात्र खाता होता है। कौन सा खाता होता है? नाम मात्र का, जिसे फर्म की संपत्तियों को बेचने और दायित्वों का, कौन से दायित्वों का? बाहरी दायित्वों का भुगतान करने के लिए बनाया जाता है। तो आप संक्षेप में लिख सकते हैं, वसूली खाता वह खाता है जो फर्म के समापन या विघटन पर ही तैयार किया जाता है। इस खाते में संपत्तियों को बेचकर दायित्वों का भुगतान करने के लिए ही इसका निर्माण किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि जब फर्म का समापन होता है तो जो भी वास्तविक लाभ या हानि होती है उनको ज्ञात करना। अब ये वास्तविक लाभ या हानि क्या होता है? वास्तविक लाभ या हानि का मतलब होता है कि सबसे पहले फर्म के जितने भी संपत्तियां हैं उनको बेच करके जितने भी दायित्व हैं उनका भुगतान करना होता है, और भुगतान करने के बाद कुछ थोड़े मोड़े खर्च होते हैं जिसको वसूली व्यय कहते हैं। इन सब का सेटलमेंट करने के बाद जो कुछ लास्ट में बच जाएगा वो लाभ होगा, नहीं बचा तो फिर वो हानि चलेगा। तो इस प्रकार से ये इसका उद्देश्य है, और यह पुनर्मूल्यांकन खाते से अलग होता है। इसका उद्देश्य केवल और केवल संपत्तियों को विक्रय करके निपटारा करके दायित्वों का भुगतान करने के लिए ही किया जाता है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वसूली खाता क्या है। तो आप लिख सकते हैं, जब फर्म के सभी साझेदार आपस में यह तय कर ले कि फर्म का आगे संचालन नहीं करना है, फर्म को समापन करना है, तो इसे फर्म का विघटन करते हैं। और विघटन पर सबसे बड़ा खाता जो खुलता है, मेन खाता, वो है वसूली खाता। तो बता चुका हूं, वसूली खाता वह खाता है जिसमें फर्म की संपत्तियों को बेच करके बाहरी दायित्वों का भुगतान करने के लिए इसे खोला जाता है, और इसका उद्देश्य होता है फर्म के वास्तविक सकल लाभ या शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को ज्ञात करके साझेदारों के मध्य वितरित करना व उन्हें पूंजी या चालू खाते में हस्तांतरित करना। तो अब नेक्स्ट देखते हैं वसूली खाते का प्रारूप। तो वसूली खाते का प्रारूप सिंपल सा होता है, विवरण राशि, विवरण राशि। संक्षेप में इसके बारे में भी मैं आपका एक वीडियो बनाया हूं, उसको भी आप ध्यान से देखकर समझ सकते हैं। ये मान लीजिए आपका डेबिट पक्ष है, ये क्रेडिट पक्ष है। विवरण राशि, विवरण राशि, ये रहा आपका वसूली खाता। तो अब देखिए वसूली खाता में सबसे पहले जो है नंबर 1 पे जितने भी विविध संपत्तियां हैं, जितने भी फर्म की जो संपत्तियां हैं, केवल रोकड़ को छोड़कर सारे संपत्तियों को आपको यहां लिखना है। तो सारे संपत्तियां यहां गया, केवल रोकड़ छोड़कर, तो हो गया विविध संपत्तियां। विविध दायित्व यहां आएगा जस्ट अपोजिट में। विविध संपत्तियां डेबिट में है तो विविध दायित्व कहां आएगा? क्रेडिट में। यहां लिखा भी है, देख लीजिए, डेबिट पक्ष में सभी संपत्तियों का हस्तांतरण करें, किनको छोड़कर? रोकड़ को छोड़कर। तो मैंने वही किया, विविध संपत्तियां कहां लिखना है? डेबिट साइड, क्या छोड़कर? रोकड़। तो विविध दायित्व कहां जाएगा? क्रेडिट पक्ष में सभी दायित्वों को हस्तांतरित करें। तो दायित्व में 5 चीज को नहीं लिखना है। कौन कौन सा वो 5 चीज है? साझेदारों की पूंजी, क्योंकि अलग से पूंजी खाता बनेगा, वहां आएगा। साझेदारों का चालू शेष, चालू खाता खुलेगा, वहां आएगा। साझेदारों का ऋण, ऋण खाता खुलेगा, वहां आएगा। और उसी प्रकार फर्म का अवितरित लाभ या हानि भी पार्टनरों के बीच बढ़ता है, इसलिए फर्म का जो अवितरित लाभ हानि होगा वो भी पूंजी या चालू खाते में आएगा। तो इस प्रकार से विविध संपत्तियों में रोकड़ को छोड़ देना, क्योंकि अलग से कौन सा खाता खुलता है मैं पहले ही बता चुका हूं। देखिए यहां पे मैंने बता चुका हूं कि रोकड़ या बैंक खाता खुलेगा, उसी में जाएगा रोकड़, इसलिए विविध संपत्तियों में रोकड़ नहीं आता। विविध दायित्व में क्या नहीं आता? पार्टनर की पूंजी नहीं आएगा, क्योंकि पूंजी खाता अलग से खुलेगा। चालू शेष नहीं आएगा, चालू खाता खुलेगा। ऋण नहीं आएगा, पार्टनर का ऋण खाता खुलेगा। बैंक ऋण आ सकता है, अन्य ऋण आ सकता है, लेकिन पार्टनर का ऋण नहीं आएगा। और आपका रोकड़ नहीं आएगा, क्योंकि रोकड़ खाता अलग से खुलेगा। तो इस प्रकार से वसूली खाता के विकलन में विविध संपत्तियों को लिखना है रोकड़ छोड़कर, और दायित्वों को लिखना है समापन पक्ष में पूंजी, चालू शेष, ऋण, लाभ हानि और संचय को छोड़कर। संचय भी होता है कभी कभी, उनको भी छोड़ना होता है क्योंकि वो भी पार्टनरों का हिस्सा है। तो पार्टनरों का हिस्सा उनके पूंजी खाते में ही जाता है। इस प्रकार से परिणाम। अब उसके बाद और क्या? जितने भी बाहरी दायित्व हैं, विविध संपत्ति आया डेबिट में और विविध दायित्व आया क्रेडिट में। अब जितने भी संपत्तियां हैं उनकी बिक्री से जो भी राशि प्राप्त होती है उसे लिखते हैं क्रेडिट में।
जैसे संपत्तियां बेचने से प्राप्त होगी राशि तो तुरंत दायित्वों का भुगतान करना है डेबिट में। देखिए दायित्वों का भुगतान डेबिट में होता है, और दायित्वों का भुगतान करने, संपत्तियों को वसूली करने में कुछ खर्च होगा तो वो वसूली व्यय कहां आता है, डेबिट पक्ष में आता है। समापन संबंधी व्यय यहाँ पे है, देख लीजिए। इस प्रकार से कोई पार्टनर अगर संपत्तियों को रख लेता है अपने निजी पर्सनल यूज के लिए तो वो क्रेडिट में आता है, और दायित्व स्वीकारने पे आता है डेबिट में। तो इस प्रकार से विविध संपत्तियां, विविध दायित्व, समाकलन में संपत्तियों से वसूली होगी तो दायित्वों का भुगतान विकलन में होगा। संपत्तियों को वसूलने, दायित्वों का भुगतान करने में जो खर्च होगा वो विकलन में आएगा। कोई भी पार्टनर संपत्ति स्वीकारेगा तो समाकलन में आएगा, और दायित्व स्वीकारेगा तो विकलन में। इस प्रकार से अंत में हम लाभ और हानि को ज्ञात करके उनको पार्टनरों में वितरित करके पूंजी या चालू खाते में हस्तांतरित कर सकते हैं। तो यहाँ पे समापन पर खातों का अंतिम निपटारा हमने कर दिया। किसके माध्यम से, वसूली खाता, पूंजी खाता, चालू खाता, ऋण खाता पार्टनरों का, और रोकड़ खाता के माध्यम से। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि फर्म के सभी खातों का संतुलन जो है वो शून्य हो जाने पर ही विसर्जन या समापन की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। अर्थात रोकड़ खाते का जब दोनों पक्षों का योग बराबर आ जाता है तो वो स्थिति शून्य मानी जाती है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग को पार्टनरशिप के पूरे चैप्टरों के बारे में जो मुख्य थ्योरी है उनके बारे में आप लोगों को अध्ययन कराया हूं। कृपया करके आप सभी टॉपिक पे अच्छे से फोकस कीजिए। ये सभी टॉपिक ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो क्वार्टरली हो या हाफ ईयरली हो या एनुअल। नए चैप्टर, नए टॉपिक के साथ पुनः आप सबसे मुलाकात होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।